आर्टिकल 13 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13। अब क्या कहा गया, स्टेट नाम की चिड़िया आपको मिल चुकी है, ठीक है, स्टेट नाम की चिड़िया मिल चुकी है आपको, सही है। ऐसे मान लीजिए एक जिस गली में आप रहते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, आप एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा गोलू मोलू हैं आप, एक ही हो गई, जैसे हमारा सौरभ बोस है ना, छोटा सा नन्ना मुन्ना गोलू मोलू, और उसी गली में रहता है खली टाइप स्टेट। अब स्टेट से आपको गोलू मोलू यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बचाना है। यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टेट दैट इज द खली, दैट इज द आर्टिकल 12 में यू हैव आइडेंटिफाइड कि व्हाट डू यू मीन, वो स्टेट कैसा होगा, उसके आपने वो देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, अदर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, वो सब आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने देखना है इस खली के हाथ पैर आपने कैसे बांधने हैं, कैसे गोलू मोलू को बचाना है, गोलू मोलू यानी हमारे फंडामेंटल राइट को कैसे बचाना है। तो आपने कहा कि इसके ना चारों तरफ 2 रस्सी बांधेंगे हम, क्या बांधेंगे, 2 रस्सियां बांधेंगे। पहली रस्सी को हम देंगे जगह 13(1) में, ठीक, फर्स्ट रोप इन 13(1), सेकेंड रोप इन 13(2). इन 2 रस्सी से ऐसा जकड़ेंगे इसको कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को यानी गोलू मोलू को टच भी नहीं कर पाएगा। स्टेट कैसे आपके फंडामेंटल राइट को लेता है, वो लेता है लॉ बना करके, ठीक है, पॉलिसीज बना करके, रूल्स रेगुलेशंस को बना करके लेता है आपके वो, ठीक है। तो फिर हमने डिफाइन किया कि हम 2 रस्सी हैं, उनका नाम क्या है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, अब समझिए आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा, कॉन्सेप्ट में घुस पा रहे होंगे आप लोग। अब ये देखिए क्या है, ऑल लॉज इन फोर्स, जितने भी कानून प्रवर्तन में हैं, ऑल लॉज इन फोर्स, कहां पर, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय क्षेत्र में। कौन से वाले, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं, एक टर्म है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां थी, एक तो वो कानून थे जो पहले थे। संविधान कब आया हमारा, संविधान आया हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले की जो लॉज हैं, ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, L1, L2, L3, L4, L5. Suppose in our example, these are the laws. These were in force. These were in force prior to the commencement of the Constitution. Therefore, these are called pre-constitutional law. Pre-constitutional law. ये टर्म होगी pre-constitutional law. तो ये पूर्व संवैधानिक कानून कह सकते हैं आप, ये laws existing prior to the commencement of the constitution. So 13 clause 1 is dealing with pre-constitution law. Likewise, you will read in 13(2), it is dealing with what, post-constitutional law. And 13(3) में you will see what do you mean by the law, what law includes, and 13(4) deals with some different aspects. तो समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द मीनिंग और हेडिंग, केवल इसी लाइन से पूछते हैं विच आर्टिकल 13(1) और 2 डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, विच आर्टिकल डील विद द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, विच आर्टिकल डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द लॉ यूज इन आर्टिकल 13। तो इस तरीके से आपको 13 की जो 4 क्लॉजेज हैं वो आपको अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रही बात? So what is 13 clause 1? तो it is dealing with the pre-constitution laws. ये क्या कहती है, कह रहे अब ये रस्सी बांधना शुरू करते हैं हम लोग। पहली रस्सी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये कौन सी है, डीलिंग विद द pre-constitution laws। तो क्या सलूक होगा इनके साथ, ये होगा, these laws insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, part का मतलब थर्ड पार्ट, डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट, ऐसे लॉज जिस सीमा तक, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, है ना, विद द फंडामेंटल राइट,
ऐसे लॉ जो कि कैसे हैं, फंडामेंटल राइट से असंगत है, यानी कि ये रहे हैं फंडामेंटल राइट से। आउट ऑफ दीज 5, 3 लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स के साथ असंगत है, यानी कि इनकी बन रहे नहीं रही। दे आर कमिटिंग ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर कौन से लॉ हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, क्या खास बात है, दे आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, क्या सलूक होगा, ये सलूक होगा इनके साथ। शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, ऐसे सभी विधियां कैसी होंगी, शून्य होंगी। कैसे होंगी, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों से असंगत होंगी उस सीमा तक वो शून्य होंगी, विल बी जीरो इन द आई ऑफ लॉ, मीन्स नॉट एनफोर्सेबल इन द लॉ। तो दिस इज 13 क्लॉज 1 कि ऐसी सभी विधियां का क्या हो जाएंगी, दे शैल बी वॉइड। कितनी वॉइड, टू द एक्सटेंट। इसका मतलब समझिए, टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है। सपोज दिस इज ए लॉ, कंप्लीट लॉ, दिस इज ए लॉ, बट दिस पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वन पार्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, only this part should be considered to be void because it is what, it is unconstitutional, not the entire act should be considered to be the void, only to the extent of the contravention, जितना कॉन्ट्रावेंट करेगा, जिस रेशो में करेगा। 10% एक्ट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, तो 10% शुड बी void। 50% portion is violating fundamental right, 50% should be declared to be void। इसका मीनिंग है, इस फ्रेज का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि टू द एक्सटेंट ऑफ, तो नेवर फॉरगेट दिस मीनिंग, टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी। दे हैव यूज्ड द वर्ड पर्पसली, दिस इज व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो ये आपकी पहली रस्सी थी जिसको आपने खली से बांध दिया कि देखो भैया, जितने भी ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट्स को हार्म करते हैं, हमारे गोलू मोलू को हार्म करते हैं, वो सब वॉइड हो जाएंगे। तो खली के पैर तो बांध दिया आपने उससे कि अब वो मूव नहीं कर पाएगा, कम से कम वो कुछ पोर्शन आपका आपने टाइट कर दिया उसको। नाउ कम टू क्लॉज 2, ये है फ्यूचर के लिए। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा, कैसा, विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, विच टेक्स अवे और एब्रिजेस, जो आपके मूल अधिकारों को का हनन करता है या उनको, एब्रिज मतलब उनको संकुचित करता है, एब्रिज करता है उनको, यू कैन से वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। सो ये सेकंड हुई, आपने हाथ भी बांध दिए। अब पहले से पैर थे, मूव कर रहा था, उनको रोका आपने 13 क्लॉज 1 में कि नो। अब आपने कहा यू कैन नॉट मेक एनी लॉ, आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो। तो यहां पर आपने स्टेट को लिमिट कर दिया। यू प्रोटेक्टेड योर फंडामेंटल राइट्स बाय कंट्रोलिंग द पावर ऑफ द स्टेट मेकिंग लॉ। ठीक है, पावर ऑफ द स्टेट टू मेक द लॉ, दैट लॉ मेकिंग पावर इज कंट्रोल्ड एंड देयर बाय यू हैव सेफगार्डेड योर फंडामेंटल राइट्स। ये जो है, इट इज व्हाट फॉर द फ्यूचर, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इट इज दैट 13(2) is related to what, post constitutional law. So you have safeguarded the fundamental right vis-a-vis the previous, yani ki pre-constitutional laws, and also you have safeguarded the fundamental rights from the post constitutional laws. Come on, baat samajh mein nahi aayi? Then comes the clause 3, 13 clause 3. In this article, unless the context otherwise law includes, because you have used the term state shall not make any law, state shall not make any law, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, तो कहा अरे लो, हमने तो नियम बनाया था।
हमने तो नोटिफिकेशन जारी किया था, ये कानून थोड़ी होता है, समझ रहे हैं आप। हमने तो एक उपनियम बनाया था, हमने तो एक आदेश जारी किया था। ये लॉ में और ऑर्डर में अंतर नहीं होता क्या? कहां कानून की विधि में? मान लीजिए कौन सी सोनिया सिंह है मैडम, सोनिया सिंह ने कहा जाकर के, सपोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर इशू किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दैट ओनली द बॉयज स्कूल विल रीओपन एंड द गर्ल्स स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम। सोनिया सिंह को गुस्सा आया, हाउ डेयर यू मिस्टर डीएम, यू आर वॉयलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। कह रहे कैसे मैडम, क्या हो गया? कह रहे यू आर स्टेट, कह रहे हैं आई एम स्टेट, यू कैन नॉट पास एनी लॉ which violates my fundamental right and you are committing fundamental right of equality. I am being a girl, you are violating my fundamental right, you are discriminating. कह रहे अच्छा, लेकिन कैसे? देखो मिस्टर डीएम, you cannot make any law which violates fundamental right. ठीक है मैडम, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैडम मैंने लॉ पास कहां किया? लॉ तो विधानसभा पास करती है, लॉ तो पार्लियामेंट पास करती है, मैं गरीब डीएम हूं, मैंने तो केवल एक आदेश पारित किया है। ऑर्डर में और लॉ में तो अंतर होता है। लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है, राज्यसभा पास करेगी, लोकसभा पास करेगी, फिर राष्ट्रपति का उस पर साइन करेंगे, तब जाके लॉ बनता है। राज्य के कानून हो तो राज्य की विधायिका पहले उसको कानून को पास करेगी, फिर गवर्नर साहब साइन करेंगे, तब बनता है। क्या करती हैं आप कि लॉ स्टूडेंट हूं कि लॉ जानती हो, तब भी इतना नहीं पता कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड लॉ। कानून में, लॉ में और ऑर्डर में अंतर होता है। कह रहे हैं डीएम साहब मैं आपसे ज्यादा पढ़ गई हूं थोड़ा सा, और मैंने पढ़ ली है 13(3)(b) कि ये थी 33, कहां गई? अब पढ़िए कि इन दिस आर्टिकल, डीएम साहब भी चकराए, कह रहे पहले पढ़ो ढंग से। इन दिस आर्टिकल यानी कि इस आर्टिकल के पर्पज से लॉ इंक्लूड्स ऑर्डर एज वेल, लॉ एंड ऑर्डर आर द सेम थिंग फॉर द पर्पज ऑफ 13। इट मींस ये पढ़ा जाएगा, स्टेट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर विच टेक्स अवे और एब्रिजेस योर फंडामेंटल राइट। यू विल रीड 13(2) like this now. State shall not make any law. Law शब्द will be replaced by order. State shall not make any order which takes away or abridges the fundamental right. अब डीएम को समझ में आया कि विधि स्टूडेंट सौम्या सिंह से टकरा गए हैं वो, सही है। तो ये है इसका महत्व कि लॉ का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो यहां पर बहुत वाइड कर दिया गया है। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली दैट लॉ विच इज पास बाय द लेजिस्लेचर, बट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज गिवन ऑन द बोर्ड। अब इसको ढंग से पढ़ लीजिए। इट इज व्हाट? एनी ऑर्डिनेंस और ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन, rule, regulation, and it can even a custom or uses having the force of law in the territory of India. Even this can be considered to be law for the purpose of Article 13. In this article का मतलब ये है, we are reading it for the purpose of Article 13. हम इसको 13 के पर्पज से पढ़ रहे हैं। सो समझ में आई बात 13 की? क्लॉज 3 समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए मुझे। नेक्स्ट इज सेकेंड क्लॉज 13(3)(b). 3b में क्या? लॉज इन फोर्स। लॉज इन फोर्स जो ये टर्म यूज की गई है 13 क्लॉज 1 में यूज की गई है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लॉज इन फोर्स? इट इंक्लूड्स लॉज passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है कि वो सभी कानून जो कब पास हुए थे? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व जिनको पारित किया गया था। और दूसरी, पारित कब किए गए? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में क्या हुआ? साथ में ये हुआ, क्या हुआ?
नोट प्रीवियसली रिपील्ड, उनको रिपील भी नहीं किया गया है, तो वो वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक है, ये बात। नोट विद स्टैंडिंग सच दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन either at all or in particular areas. Very very important and technical. Notwithstanding that any such law or any part thereof, ये ऐसा कानून या उसका कोई एक भाग, may not be in operation either at all or in particular areas. तो बात क्या है, इन ऑपरेशन की बात है, ऑपरेटिव होना। भले ही वो कानून ऑपरेटिव हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी खास एरिया में वो ऑपरेटिव नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, केवल ये करेंगे इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था संविधान से पहले। क्या इसको रिपील किया गया, रिपील नहीं किया गया है, तो बात खत्म। उसको हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे, लॉज इन फोर्स। लेकिन जनाब इसको लागू भी नहीं किया गया था, ऑपरेट नहीं किया गया था। मत करो ऑपरेट, कोई बात नहीं, लेकिन पैरामीटर क्या है कि लॉ पास और मेड बिफोर द कमेंसमेंट एंड नॉट रिपील्ड। ये हुआ टेस्ट, समझे, दोबारा समझ लीजिए। लॉज इन फोर्स का जो मीनिंग है वो ऐसे निकालेंगे आप, ये टेस्ट है इसका। These laws were made before the commencement of the constitution plus not previously repealed. ये है टेस्ट। If a law qualifies for these two tests, अगर इन दो टेस्ट को पास करता है तो you can say this is the laws in force की कैटेगरी में। ठीक, it doesn't matter whether that part that law is in operation or not, या उसका कोई पार्ट ऑपरेशन में है या नहीं है, किसी एरिया में ऑपरेशन में है या नहीं है, यानी कि ऑपरेशन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स व्हेन इट वाज पास्ड, इट वाज पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट। नंबर सेकंड, वेदर इट वाज रिपील्ड, नो इट वाज नॉट रिपील्ड, बात खत्म हो गई। तो ये हुआ 13 क्लॉज 3 की, क्लॉज ए और क्लॉज बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोलो जी। एंड नाउ कम टू द 13 क्लॉज 4। Nothing in this article shall apply to any amendment. इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना। Any amendment of this constitution made under article 368. ये amendment की बात करते हैं। Basically this article means article 13, article 13. Basically article 13 is dealing with what? Law. State shall not make any laws in force. तो कह रहे हैं यहां पर जो लॉ का मीनिंग है, that does not apply to the amendment. It means कि the rules of 13(2) state shall not make any law will not be applicable in case of amendment of the constitution. 13(2) संविधान के संशोधन में लागू नहीं होगा। क्या था 13(2)? ये था स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। ये है 13(2). यू कैन नॉट रीड इट एज अमेंडमेंट। स्टेट कैन नॉट मेक एनी अमेंडमेंट, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये बात कहां लिखी है, 13 क्लॉज 4 में लिखी है। इट मीन्स व्हाट, इफ यू मेक एनी अमेंडमेंट, इफ यू मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप संविधान में कुछ संशोधन करते हैं, कर दिया, and that takes away your fundamental right or abridges your fundamental right, that will not be hit by 13(2). उस पर 13(2) का प्रहार नहीं होगा, वो 13(2) की वजह से void नहीं हो जाएगा। It means अगर एक ही शब्द में कहा जाए तो whether fundamental rights can be amended or not, yes, fundamental rights can be amended, they can be taken away, they can be abridged by the Constitutional Amendment Act. And where it is written, 13(4) में।
13(4) को दोबारा पढ़िए आप। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 के अंतर्गत यदि आप संविधान में संशोधन करते हैं तो उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होने का इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 13 में जिस तरीके से किसी लॉ को वॉइड घोषित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वॉइड घोषित नहीं कर पाएंगे। बोलो हाँ या ना। 13(4) इज ओवर। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस 13 clause 4. It was added by the 24th Constitution Amendment Act 1971. P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछते हैं, ठीक। अब आप अच्छी तरीके से समझिए इस बात को। क्वेश्चन यहां से आता है कि विच आर्टिकल फ्रॉम वेयर यू गेट द राइट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया गया है, तो दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 13(1) and 2। यहां इसको समझिए पहले। आर्टिकल 13(1) and clause 2 में जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सी पावर है, किसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की? हाई कोर्ट के पास में है और सुप्रीम कोर्ट के पास में। यहां से फिर एक क्वेश्चन आएगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या कहती हैं ये, क्या मतलब जुडिशियल रिव्यू का? 13 clause 1 and clause 2 हम लोगों ने पढ़े अभी। 13 clause 1, all laws in force shall be void to the extent of inconsistency। एक ये कि जितने भी पूर्व संविधान के जो कानून हैं वो अगर फंडामेंटल राइट को ब्रीच करते हैं तो वो वॉइड घोषित हो जाएंगे। इस बात को कौन डिसाइड करेगा? अरशान जी ने सर पटक लिया मोदी जी के सामने कि जी ये कानून रद्द करो, ये कानून रद्द करो, ये फंडामेंटल वायलेट करता है। कह रहे नहीं करते हम, हमारे हिसाब से नहीं होता वायलेट। क्या कर लेगा फिर अरशान? किसान आंदोलन 9 महीने से ज्यादा काफी टाइम हो गया चलते हुए। सरकार कह रही हम सही है, किसान कह रहे हैं हम सही है, क्या कर लोगे? तो अल्टीमेटली अगर किसी कानून की वैलिडिटी में को चैलेंज करना हो तो देयर शुड बी सम अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट दैट, टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एक्ट। किसी भी कानून की संवैधानिकता को परखना और उस पर अपनी टिप्पणी देना, डिसाइड करना वेदर दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, to what extent it is unconstitutional. This right, this power is called power of judicial review. Judicial review किसी भी विधि की संवैधानिकता को जांचना, to test the constitutionality of any law. This power is vested in High Court and Supreme Court. Why? Because of 13(1) and 13(2). 13(2) says state shall not make any law which violate fundamental right. So now the court can see whether this act is violating the fundamental right or not. तो यहां से जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो होता है जुडिशियल रिव्यू का। और ये किसके पास पावर है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास। इससे अगर आगे बढ़ जाएंगे आप, एडिशन करेंगे आप, तो यू विल हैव टू गो टू 246, आर्टिकल 246, where again there is a scheme of distribution of powers कि whether the law is constitutional as per the scheme or not। तो किसी भी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, टू सी वेदर द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, दैट पावर इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। कम ऑन, हरी अप।